वो पूना पैक्ट के साथ जुड़ा हुआ है। आज के ही दिन बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर जबरन षड्यंत्र पूर्वक बलपूर्वक पूना पैक्ट थोपा गया था और उस पूना पैक्ट के अंधकार युग में लगभग 91 साल हो गए। जिस पूना पैक्ट के दुष्प्रभाव को खत्म करने के लिए पानसेप ने रणनीति बनाई और लगभग पिछले 40-41 साल से जो आंदोलन को नुकसान, जो मानी स्वाभिमानी और स्वावलंबी आंदोलन बाबा साहब अम्बेडकर के माध्यम से निर्माण किया गया था, उस स्वाभिमानी आत्मनिर्भर आंदोलन को तहस नहस करके दलाल भड़ुओं का और चमचों का जो युग पैदा किया गया था, उसको खत्म करने के लिए पानसेप ने जिम्मेदारी उठाई और पिछले 40 सालों से साथियों उसी चमचा एज को खत्म करने के लिए उस अंधकारमय युग से इस समाज और राष्ट्र को स्वर्णिम युग में लेने के लिए साथियों पानसेप लगातार कार्यरत है और ये जिम्मेदारी साथियों पानसेप ने अपने ऊपर ली। उन सारी चीजों को जो मान्यवर घनश्याम साहब ने उस समय चमचा एज नाम की किताब लिखी थी और उन्होंने इस पूरे युग को चमचा युग में घोषित कर दिया और उसके युग को खत्म करने की रणनीति भी बनाई थी और उसके आधार पर उन्होंने काम भी किया था। वो कुछ काम अभी भी बाकी है, उसे उसके मंजिले मकसूद तक लेकर जाने की जिम्मेदारी साथियों हमारे ऊपर है। इसलिए हमने आज ये विषय रखा ताकि इन विषयों के ऊपर साथियों बात हो। देश की जो परिस्थितियां है, हमारे कार्यक्रम के पूर्व वक्ताओं ने उसके ऊपर विस्तार से साथियों रोशनी रखी है। समय अभाव से साथियों मैं कुछ ही बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। आज देश में जिस तरीके की परिस्थितियां निर्माण की जा रही है, इस देश की एकता और अखंडता को, इस देश की स्वाधीनता को, सार्वभौमता को अगर किसी से खतरा है, कोई अगर इस देश की एकता और अखंडता को, इस देश की सार्वभौमता को अगर खतरा पहुंचाने का काम कर रहा है तो वो खुद सरकार कर रही है। जिस तरीके से केंद्र सरकार या बीजेपी के द्वारा शासित सरकारें चलाई जा रही है, वर्तमान में जिनके ऊपर इस देश की एकता और अखंडता या राष्ट्र की स्वाधीनता सार्वभौमता की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उन्हीं से इस देश के संविधान लोकतंत्र को बड़ा खतरा निर्माण किया जा रहा है। संविधान के सारे मूल्यों को, समाज की एकता और अखंडता को विभाजित करने का काम खुद सरकार के द्वारा ही हो रहा है। मणिपुर में जो हुआ, हरियाणा में जो हुआ, नू में, मेवात में जो हुआ, या देश के हजारों लाखों एट्रोसिटीज के केसेस में जो हो रहा है, उन सारी चीजों का अगर अक्रक्ष निकालोगे तो उसमें सरकार का जो रोल है यह आपको खुलकर दिखाई देगा। मणिपुर में जो हुआ कोई एक घटना या एक दिन में हुई घटना ये नहीं है। मणिपुर में जो आग लगी है, ये आग खुद वहां की सरकार के द्वारा लगाई गई है और उस आग में घी डालने का काम या उस आग को हवा देने का काम न्यायपालिका के द्वारा किया गया। अगर न्यायपालिका उस मामले में अपना ध्यान नहीं देती, जो काम न्यायपालिका ने किया उसी के आधार पर मणिपुर में सारी घटनाएं हुई। मणिपुर को योजना बनाकर वहां की सरकार के द्वारा जलाया गया। हरियाणा के नू में, मेवात में मुसलमानों के साथ में या वहां के पिछड़ी जातियों के साथ में जो हिंसाचार हुआ वो खुद सरकार के द्वारा हुआ। कोई भी फसाद अगर 24 घंटे से ज्यादा चलता है तो बगैर सरकार के मर्जी से नहीं चल सकता। उत्तर प्रदेश का ही उदाहरण ले लीजिए। उत्तर प्रदेश में 0.18% ईसाई लोग, मगर उत्तर प्रदेश के जिस स्टेट में
5 लाख से भी कम आबादी ईसाइयों की है। 2011 की जनगणना में 3.5 लाख ईसाइयों की जनसंख्या लिखी गई है, गिनी गई है। जिस इतने बड़े प्रदेश में केवल 3.5 लाख ईसाई है, आज उन ईसाइयों पर हमले हो रहे। चलती हुई गाड़ियों से उनके नंस को उतारा जा रहा है, उनके धर्म प्रचारक करने वाली महिलाओं को उतारा जा रहा है, उनके साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश की केवल 3.5 लाख से कम संख्या या 3.5 लाख की आबादी रखने वाले ईसाइयों के साथ हो रहा है। उनके पादरियों के ऊपर, पास्टर्स के ऊपर एफआईआर किए जा रहे। मणिपुर में 400 से ज्यादा चर्चेस के ऊपर हमले हुए। केवल मुसलमानों के साथ नहीं हो रहा, ईसाइयों के साथ हो रहा है, सिखों के साथ हो रहा है। इस देश के जितने भी जो मूल निवासी लोग हैं, उन सभी लोगों के साथ में साथियों गैर बराबरी का, धार्मिक उन्माद का, जातीय अत्याचार का योजना बनाकर उनके साथ ये सारी घटनाएं की जा रही। धार्मिक उन्माद जिस तरीके से देश भर में फैलाया जा रहा है कि कल संसद में हमने देखा कि भरी संसद में कोई सांसद, एक संसद की गरिमा होती है, संसद की एक गरिमा होती है, उस गरिमा को पूरी तरह से खत्म करने का काम किया जा रहा है। सांसद शब्द का एक अर्थ होता है कि जिसके पास संवाद का हुनर है, जिसके पास लोगों को साथ में लेकर चलने का हुनर है। उस संसद में किसी को जाति के नाम से, किसी को धर्म के नाम से या आतंकवाद के नाम से बुलाया जाता है। किस तरीके का जहर या किस तरीके का धार्मिक माहौल पूरे देश भर में पैदा किया जा रहा है। इसलिए साथियों, इन सारी चीजों को समझने की जरूरत है कि जो धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोग कौन है और क्यों वे फैलाना चाहते। लव जिहाद हो, मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा हो, मस्जिदों पर लगे हुए लाउड स्पीकर का मामला हो, ट्रिपल तलाक का मामला हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला हो, जितने भी सारे मामले बीजेपी आरएसएस के द्वारा उठाए जा रहे या उनके अनुशासित संगठनों के द्वारा उठाए गए हैं, तो सारे मुद्दे इस देश में लगातार धार्मिक ध्रुवीकरण के साथ जुड़े हुए हैं। और इस देश के जो असली मुद्दे हैं, उन मुद्दों से लोगों को गुमराह करने के लिए खड़े किए जा रहे हैं। कल परसों संसद में महिला आरक्षण बिल रखा गया और सारी पार्टियों में होड़ लगी कि भाई ये बिल तो हमने लाया था, हमने लाया था। 33% सीटें महिलाओं को रिजर्व करने की घोषणा की गई। दोनों सदन में ये बिल पारित भी हुआ, मगर जिस कारणों की वजह से पिछले 25-30 सालों से ये बिल पेंडिंग रखा गया था, वो मूल कारण जिसकी लड़ाई लड़ी जा रही थी, उसको छोड़कर ये बिल संसद में रखा गया कि उसमें बैकवर्ड क्लासेस की महिलाओं का मुद्दा था, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की महिलाओं का मुद्दा था, कोटे में कोटे की बात उठाई गई थी। पहले ही इन सामाजिक समूहों का रिप्रेजेंटेशन संसद में कम है और उसके लिए संसद में बड़ी लड़ाई लड़ी गई थी, हंगामा किया गया था। और आज जब यह बिल रखा जा रहा है तो उसमें महिलाओं के आरक्षण की जो प्रक्रिया है, केवल यह मामला आरक्षण तक सीमित नहीं है, यह मामला प्रतिनिधित्व के साथ जुड़ा हुआ है। बैकवर्ड क्लासेस के साथ धोखेबाजी की जा रही है, उनके रिप्रेजेंटेशन को खत्म करने की प्रक्रिया की जा रही है। एक तरफ सरकार ये पिछड़े वर्ग के हितैषी होने की बात करती है और दूसरी तरफ उनके अधिकारों को खत्म करने की व्यवस्था कर रही है। क्या पिछड़े वर्ग की, अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाएं आज उस स्थिति में है जो राष्ट्रीय स्तर पर जो सारा माहौल खड़ा किया जा रहा है कि क्या वो सवर्णों की जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं के बराबरी में आकर, आमने सामने आकर लड़ाई लड़ने की स्थिति में है? आज पिछड़े वर्गों की महिलाएं, अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं के पास
सामाजिक और राजनीतिक जीवन का क्या अनुभव है? क्या आज पिछड़े वर्ग की महिलाएं, अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाएं राजनीतिक जीवन में उस अनुपात में सक्रिय है? ये ब्राह्मण जानता है, और उसी के लिए उन्होंने ये जो आरक्षण की व्यवस्था थी उसके अंदर जो बात थी उसकी विरोध में भूमिका ली। हमें आश्चर्य इस बात का है कि जिन राजनीतिक दलों ने 90 के दशक में या 2000 के दशक में खुलकर इसकी लड़ाई लड़ी थी, आज वही राजनीतिक दल इन मुद्दों पर खामोश है। बल्कि उन्हें तो उस समय जिस तरीके से लड़ाई लड़ी थी, आज तो आमने सामने लड़ाई लड़ने की जरूरत है, लड़ नहीं रहे। उनकी मजबूरियां हो सकती है, कारण कुछ हो सकते हैं, समाज की कोई मजबूरी नहीं हो सकती। हम समझ सकते हैं कि हमारे नेताओं की कोई कमजोरी है, कोई मजबूरी है। समाज की क्या कमजोरी है, समाज की क्या मजबूरी है? अगर समाज की कोई मजबूरी नहीं है, समाज की कोई कमजोरी नहीं है, तो समाज को अपने हिस्से की लड़ाई, अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़नी होगी। उस समाज के अंदर इसकी चेतना निर्माण करने के लिए साथियों हमने निर्णय लिया। इसलिए ये जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों के ऊपर बहुत बड़े पैमाने पर जागरण होने की जरूरत है। हम समस्या की चर्चा, समस्या का प्रचार करने के लिए नहीं कर रहे। हम कोई अपने ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है इसकी चर्चा केवल प्रचार करने के लिए या प्रोपेगेंडा करने के लिए नहीं कर रहे, क्योंकि हम ये मानते हैं क्योंकि समस्या की चर्चा करने से समस्या का प्रचार होगा। हम समस्या की चर्चा केवल चर्चा करने के लिए नहीं करना चाहते, हम उस समस्या के समाधान के लिए शक्ति निर्माण करना चाहते। उस समस्या का समाधान करने के लिए शक्ति की प्रक्रिया चाहिए, शक्ति निर्माण करनी होगी, और वो शक्ति जागृति के माध्यम से पैदा होगी। आज हमारे समाज के अंदर जागृति का अभाव है। ये जागृति उसके अंदर पैदा हो जाए, उस जागृति के आधार पर ही तो लड़ाई होगी। क्योंकि जागृति का संबंध केवल दोस्त और दुश्मन की पहचान से नहीं, शक्ति के एहसास से भी। मैं हमेशा कहता हूं कि सोए हुए हाथी से भी ज्यादा जागती हुई चींटी की ताकत बहुत ज्यादा मायने रखती है। सोए हुए हाथी से भी ज्यादा जागती हुई चींटी अपने अधिकारों की रक्षा करना जानती है। जागती हुई चींटी की ताकत सोए हुए हाथी से कई गुना ज्यादा होती है। हाथी है मगर सोया हुआ है, और चींटी है मगर जागी हुई है। उस समाज के अंदर हम शक्ति निर्माण करना चाहते हैं। शक्ति का निर्माण करके ही उसके आधार पर समस्या का समाधान किया जा सकता है। हमारे समाज के अंदर उस शक्ति के निर्माण के लिए साथियों एक कार्यक्रम बनाया गया। महिलाओं के आरक्षण के मुद्दे को बीजेपी लेकर आई, जो लगातार इस बात का प्रचार कर रही कि ये बिल हमने लाया और कहा कि भाई ये 2029 के बाद लागू होगा। अब लागू कब होगा उसकी कोई गारंटी नहीं। और कारण कहा कि जनगणना नहीं। भाई जनगणना किसने रोकी? आपने रोकी। 2021 में ऐसे कौन से कारण थे जिसकी वजह से जनगणना आपने होने नहीं दी? अभी भी सरकार आश्वस्त नहीं है। सरकार ये गारंटी नहीं दे रही कि 2021 की जनगणना कब होगी। पिछले 13 सालों से ये सरकार बगैर आंकड़ों के चल रही है। 13 सालों से बगैर आंकड़ों के 13 सालों से सरकार चलाई जा रही है। और सरकार ये कहती है, ऑफिशियली ये कहती है कि 2025-26 के बाद जनगणना होगी। इसका अभी तक कोई प्रमाणित स्टेटमेंट सरकार के द्वारा दिया नहीं गया। 26 में होगी, 27 में होगी, 28 में होगी या नहीं होगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो बगैर आंकड़ों के आप सरकार चला रहे हो, तो यह अधिकार देने के लिए आपको किसने रोका? बगैर आंकड़ों के आपने ईडब्ल्यूएस लागू कर दिया, तब आपको आंकड़ों की जरूरत नहीं पड़ी। इसी आरक्षण के लिए आपको आंकड़ों की जरूरत क्यों पड़ रही है? वो जो कर रहे हैं उसको भी समझने की जरूरत है, और जो नहीं कर रहे उसको भी समझने की जरूरत है। अभी कुछ दिन पहले, 15-20 दिन पहले मोहन भागवत ने आरक्षण के समर्थन में बयान दिया।
कि भारत में आरक्षण लागू रहना चाहिए। यही मोहन भागवत थे, बिहार के चुनाव के समय में आरक्षण के विरोध में बात किया, आज आरक्षण के समर्थन में है। तो लोगों को लगता होगा कि मोहन भागवत का हृदय परिवर्तन हुआ, वो समर्थन भी कर रहे तो उसके पीछे भी दांवपेच है। और कौन से आरक्षण का समर्थन कर रहे? साथियों, 5 सितंबर को अभी मैं दिल्ली में था, तो ऑल बार एसोसिएशन के राष्ट्रीय संयोजक एडवोकेट नितिन मेश्राम जी से मेरी चर्चा हुई, तो उन्होंने मुझे एक शॉकिंग जानकारी दी कि मोहन भागवत का ये जो बयान आरक्षण के समर्थन में आया, उसके कारण क्या थे। 5 सितंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आया, सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने, और मामला यह था कि एससी एसटी का जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, इसको किस आधार पर कंटिन्यू किया जा रहा है। संविधान में तो केवल 10 साल की बात थी, ये हर 10 साल बाद बढ़ाया जा रहा है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने था, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने था 5 सितंबर को। और 5 सितंबर को यह मामला सामने आने वाला था। 6 तारीख को मोहन भागवत का बयान आता है कि आरक्षण लागू रहना चाहिए। तो ये जो बयान मोहन भागवत का आया कि आरक्षण लागू रहना चाहिए, ये कोई नौकरियों का आरक्षण, शिक्षा का आरक्षण, हायर एजुकेशन में, स्कॉलरशिप में, या आपके नौकरी में लगने वाला आरक्षण नहीं। अरे वो तो पेंशन खत्म कर रहे, नौकरी खत्म कर रहे, तो आरक्षण का मामला कहां बचा। तो वो जो आरक्षण का जो समर्थन वाला जो बयान आया, वो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जजेस को इशारा है कि ये जो राजनीतिक आरक्षण है ये चलते रहना चाहिए, और शिक्षा और नौकरी का आरक्षण है ये खत्म होना चाहिए। तो उसके आरक्षण के समर्थन का भी जो कारण है, वो कौन से आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं? एससी एसटी को जो राजनीतिक आरक्षण मिलता है, जो पूना पैक्ट से दलाल और भड़वे पैदा होते हैं। घनश्याम जी ने उस पूरे युग को चमचा युग का नाम दिया। एक जगह उन्होंने कहा था, कसूर एक का नहीं, कसूर 2 का नहीं, कसूर जमाने का है, और क्या करे जमाना चमचों का। कसूर एक का नहीं, कसूर 2 का नहीं, कसूर जमाने का है, और क्या करे जमाना ही चमचों का है। पूरे जमाने को उन्होंने चमचा युग कह दिया। आज ये जो राजनीतिक आरक्षण है, ये राजनीतिक आरक्षण दलाल और भड़वों को पैदा करता रहा। मगर पिछले 40 सालों से जो जागरण हमने समाज के अंदर किया, दलाल और भड़वों के विरोध में, पूना पैक्ट के विरोध में जो लगातार जागरण रामसेन के माध्यम से हुआ, उसका प्रभाव ये रहा कि आज सरकार में बैठे हुए या जो राजनीतिक जो दल है सत्ता और विपक्ष में, उन लोगों के सामने ये संकट खड़ा हुआ कि बामसेप ने जो जागरण समाज के अंदर पैदा किया है, उस वजह से ये दलाल और भड़वे समाज के अंदर एक्सपोज हो रहे हैं। तो जिन्होंने दलाल और भड़वों को रखा था, उनकी भी समस्या हो गई कि अब इनको चमचों के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो बदल किया गया, और आज चमचों को मालिक की शक्ल में हमारे सामने रखा जा रहा है। अब प्रधानमंत्री को कोई चमचा कह सकता? प्रधानमंत्री को कोई चमचा कह सकता? हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज को कोई चमचा कह सकता है? कोई गवर्नर को, कोई राष्ट्रपति को चमचा कह सकता है? किसी कैबिनेट मंत्री को चमचा कह सकता है? ये जो जागरण बामसेप की वजह से हुआ, या समाज में जो आंदोलन पैदा हुआ है, उसका प्रभाव ये बना कि आज चमचों को मालिक की शक्ल में रखा जा रहा है, ताकि चमचे के अंदर भी ये भाव पैदा हो, मैं मालिक। और उस चमचे को देखकर जो लोग तैयार होते हैं, उनके अंदर भी सत्ता की भागीदारी का भाव पैदा हो कि भाई हम सत्ता में। ये जो बदलाव आया है, ये बदलाव जागरण की वजह से आया है कि चमचों को मालिक की शक्ल में रखा जा रहा है, मगर काम चमचों का ही करवाया जा रहा है। मालिक के शक्ल में रखा जा रहा है, मगर काम चमचों का ही करवाया जा रहा है।
और इसीलिए आप देख रहे हो कि पिछले 8-9 सालों से जिनके हाथ में सत्ता है उन्हीं लोगों के अधिकारों के विरोध में उनको खड़ा किया जा। साथियों, देश में प्रतिक्रांति की परिस्थितियां और प्रतिक्रांति जिन वर्गों के विरोध में की जा रही है उन्हीं वर्गों के हाथ में उसका नेतृत्व दिया जा रहा है। आज आदिवासियों के विरोध में प्रतिक्रांति हो रही है। मामला केवल मणिपुर का नहीं है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, पूरे देश भर के आदिवासियों को गन पॉइंट पर लिया गया और आदिवासियों के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं और उनके ऊपर होने वाले अत्याचारों की कोई परिसीमा नहीं बची। उससे पहले बीजेपी ने एक आदिवासी महिला को महामहिम राष्ट्रपति बता दिया। कल अगर कोई बीजेपी पर आरोप लगाए भाई आप तो आदिवासियों के विरोध में है, वो कहेंगे अगर हम आदिवासियों के विरोध में होते तो आदिवासी की किसी महिला को राष्ट्रपति क्यों बनाते? हम अगर अनुसूचित जाति के विरोध में होते तो अनुसूचित जाति के आदमी को राष्ट्रपति क्यों बनाते? हम अगर पिछड़े वर्ग के विरोध में होते तो उसका प्रधानमंत्री क्यों बनाते? तो जिनके विरोध में यह प्रतिक्रांति हो रही है उन्हीं लोगों का उसका नेतृत्व दिया जाए। इस षड्यंत्र को साथियों समझने की जरूरत। देश में बढ़ते हुए धार्मिक अत्याचार, धार्मिक उन्माद और जातीय अत्याचार एक साथ, बड़ी अजीब बात, पिछड़े वर्गों के लोगों को, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को हिंदू बनाया जाता है और उन्हें हिंदू बनाकर पिछड़े जाति के लोगों को, आदिवासियों को, अनुसूचित जाति के लोगों को हिंदू बनाया जाता है और हिंदू बनाकर उनको मुसलमानों के विरोध में, ईसाइयों के विरोध में इस्तेमाल किया जाता है और उनको इस्तेमाल करने के लिए उनको हिंदू बनाए रखना पड़ता है। हिंदू बनकर ही वो मुसलमान और ईसाई के विरोध में खड़े हो सकते हैं, इसलिए उनको हिंदू बनाए रखने के लिए लगातार धार्मिक द्वेष, धार्मिक घृणा, नफरत फैलाने का काम किया जाता है। वही लोग जो उनको हिंदू बनाते हैं, कावड़िया बनाते, बजरंगी बनाते, IAS IPS नहीं बनाते। हिंदू के नाम पर कावड़िया बनाया जाता है, बजरंगी बनाया जाता है, कार सेवक बनाया जाता है, IAS IPS IRS या भारत के प्रशासनिक सेवा में या नौकरियों में लेकर जाने की व्यवस्था नहीं बनाई जाती। जो लोग उन्हें हिंदू बनाते हैं और हिंदू बनाकर उनका इस्तेमाल मुसलमानों के विरोध में, ईसाइयों के विरोध में करते हैं, वही लोग गांव देहातों में उनके ऊपर जाति के नाम पर अत्याचार कर रहे हैं। खुलेआम उनके साथ, उनके बहु बेटियों के साथ बलात्कार किए जाते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति या पिछड़े वर्गों के ऊपर अत्याचार करने वाले कौन है? अरे उत्तर प्रदेश की ही बात हम लोग करें, केवल एनकाउंटर की बात करें तो पिछले 3 सालों में जो एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हुए हैं उनकी लिस्ट उठाकर देख लीजिए। 70% से ज्यादा एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में जो हुए और जिनमें जाने गई, 10,000 से ज्यादा एनकाउंटर पिछले 6 सालों में हुए। 10,000 से ज्यादा एनकाउंटर, 180 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने मारा एनकाउंटर के नाम पर और उसके आंकड़े, उनके जाति के आंकड़े उठाकर देख लीजिए। 70% से ज्यादा उसमें मुसलमान है, बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। 70% से ज्यादा तो पुलिस के नाम पर मारा जा रहा है। जो जाति के अत्याचार से नहीं मर रहे उनको गोली से मारा जा रहा है, कस्टडी में मारा जा रहा है। सिद्दीकप्पन हाथरस में जो घटना हुई थी, उस हाथरस की घटना को दुनिया के सामने लाने के लिए गए थे, एक पत्रकार के रूप में गए थे। 850 दिन तक उत्तर प्रदेश सरकार ने एक पत्रकार को जेल में रखा, 850 दिन तक जमानत तक मिलने नहीं दी। मनीषा के साथ हाथरस में क्या हो रहा, ये खबर दुनिया तक जाए कि उत्तर प्रदेश की सरकार किस तरीके से वो अपने बेटियों के साथ व्यवहार कर रही है, ये खबर दुनिया तक पहुंचाने का काम करने वाले सिद्दीकप्पन को 850 दिन तक पुलिस कस्टडी में रखा गया।
जो सड़कों पर नहीं मारे जा रहे उनको आंदोलन पर मारा जा रहा है, जाति के अत्याचार के नाम पर मारा जा रहा है, पुलिस कस्टडी में मारा जा रहा है या कोई इनकाउंटर में मारा जा रहा है। लिस्ट चाहे कौन सी भी हो, नाम आपके ही लोगों के। और ये करने वाले कौन है? वही लोग जो धर्म का नारा देकर जोड़ने का काम करते, हिंदू के नाम पर SC ST के पिछड़े वर्ग के लोगों को हिंदू बनाते हैं, वही लोग जाति के नाम पर अत्याचार करते। उसके पीछे का कारण क्या? यही पिछड़ी जातियां, यही अनुसूचित जाति जनजाति की लोग जब अपने सामाजिक आंदोलन को चलाते हैं, अपने सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों की लड़ाई लड़ते, समाज के अंदर समानता प्रस्तावित करने वाला आंदोलन निर्माण करते, जागृति पैदा करने का काम कर रहे, उस सामाजिक आंदोलन को, उस सामाजिक जागरण को रोकने के लिए हिंसा का सहारा लेने का काम किया जा रहा है। वो डर रहे कि समाज के अंदर जो बहुत बड़े पैमाने पर जो आंदोलन निर्माण हो रहा है, उस आंदोलन से डरे जा रहे। साथियों, हमें इन परिस्थितियों को समझने की जरूरत है। चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड हो या और भी दूसरे मुद्दे हो, जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी चर्चा कर रही है, वो सारे मुद्दे साथियों हमारे लिए और हमारे समाज के लिए कुछ कसौटी लगाकर इसकी चर्चा करने की जरूरत है। कोई ड्राफ्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड का बीजेपी ने रखा नहीं, कोई ड्राफ्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड का लॉ कमीशन ने रखा नहीं। बगैर ड्राफ्ट के, बगैर प्रपोजल के यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा करवाई। और उन्हें चिंता किस बात की है? नहीं मुस्लिम महिलाओं के साथ ये हो रहा, नहीं ईसाई महिलाओं के साथ ये हो रहा। अरे आप अपने घर में अपनी बहन बेटियों के साथ क्या कर रहे हो? राजस्थान के भीलवाड़ा में एक 14 साल की लड़की के साथ अत्याचार हुआ। बीजेपी ने 4 महिला सांसदों की कमेटी बनाई और 4 महिला सांसदों को भीलवाड़ा भेजा ताकि उस कांड की जानकारी ले, वहां क्या हुआ उसकी जानकारी लेकर बीजेपी मीडिया में जाकर बयानबाजी कर सके। जिस बीजेपी ने भीलवाड़ा में जो कांड हुआ, वहां 4 महिला सांसदों को भेजा, दिल्ली से केवल 4 घंटे पर हाथरस है, वहां कितने महिला सांसदों को भेजा? अरे हाथरस से केवल 40 किलोमीटर दूर पर मथुरा है, जहां आपकी ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी सांसद है, केवल 40 किलोमीटर दूर है, गई। केवल 4 घंटे लगते दिल्ली से हाथरस आने के लिए, स्मृति ईरानी गई। तो ये जो नौटंकी की जा रही है, इस नौटंकी को साथियों जानने समझने की जरूरत है। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसकी चर्चा बीजेपी के द्वारा की जा रही है, ये महिलाओं को अधिकार देने का मामला नहीं, ये आदिवासियों के अधिकार छीनने का, आदिवासियों की जो सांस्कृतिक पहचान है वो खत्म करने का षड्यंत्र है। अनुसूचित जाति को, इस देश के पिछड़े वर्गों को, जो उनके कस्टम्स है, उनके जो ट्रेडिशन है, वो खत्म करके उनके ऊपर दोबारा ब्राह्मणी धर्म थोपने की साजिश है। इसलिए इन बातों को हमें सही तरीके से जानना समझना होगा। आज चुनाव को ध्यान में रखकर बीजेपी धार्मिक ध्रुवीकरण के हथकंडे को अपनाना चाहती है। पिछले 8-9 सालों से जिस तरीके से सरकार चलाई जा रही, सारे निर्णय देश के लोगों के विरोध में, सारे निर्णय इस देश के बहुजन समाज के विरोध में। आज अपोजिशन पार्टियां कहते हैं कि हम ये लागू करेंगे, जनगणना करेंगे, महिलाओं को आरक्षण देंगे। कल संसद में राहुल गांधी कह रहे थे कि 90 सेक्रेटरी है, केवल 3 ओबीसी के हैं। राहुल गांधी ने यह नहीं बताया कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। ये सारा पाप आज जो बीजेपी अपने सर पर लेकर ढो रही है, ये पाप कांग्रेस के द्वारा पैदा किया गया। बीजेपी तो केवल उसके ऊपर परत लगाने का काम कर रही है। आज राहुल गांधी और कांग्रेस कहते हैं कि हम जनगणना करेंगे। भाई 50 साल आप थे, 50 साल आपने जनगणना रोकी। 2011 में आपने संसद में आश्वासन दिया था करेंगे, 4,500 करोड़ खर्चा किया था, नहीं किया।
बीजेपी और कांग्रेस एक ही थाली के चट्टे पट्टे, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। इसलिए इन चीजों को साथियों ध्यान समझने की जरूरत है। आज कांग्रेस कहती वन नेशन वन पेंशन की बात हम करेंगे, पुरानी पेंशन लागू करेंगे। जब 2003 में ये कानून अटल बिहारी के द्वारा बनाया गया था, वन नई पेंशन योजना बनाई गई थी, उस नई पेंशन योजना को लागू करने का काम कांग्रेस ने किया था। और पेंशन कितनी बड़ी है, उत्तर प्रदेश के बजट के हिसाब से अगर आप देखो तो लगभग उत्तर प्रदेश में 82,500 करोड़, 82,422 करोड़ का बजट उत्तर प्रदेश में केवल पेंशन के लिए रखा गया। पेंशन कितनी बड़ी होती है मैं आपको बता रहा हूं। 11 लाख कर्मचारी उत्तर प्रदेश के जिनको पेंशन मिलती है, और 82,422 करोड़ उत्तर प्रदेश के बजट में से लगभग 82,000 करोड़ की राशि केवल पेंशन के लिए जाती है। ये कोई छोटी राशि नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट में 2.5 लाख करोड़, अलग अलग राज्यों के आंकड़े अगर इसके साथ जोड़े जाए तो साथियों लगभग 6 लाख करोड़ से ज्यादा का एस्टीमेट केवल पेंशन का है। राज्य सरकारों के आंकड़े अगर जोड़े जाए 6 लाख करोड़, ये कोई छोटी अमाउंट नहीं है। और 50 लाख से ज्यादा कर्मचारी इसके साथ जुड़े हुए, सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के 50 लाख से ज्यादा, और उनकी सारी की सारी पेंशन। और जो लोग नौकरी में है वो तो अलग है, उनकी तो गिनती इसमें पकड़ी नहीं, केवल जिनको पेंशन मिलता है वो पकड़े हैं। तो ये सारी रणनीति खत्म करने का, ये अधिकार खत्म करने का काम वो कर रहे हैं। इसके विरोध में साथियों मिलकर लड़ाई लड़ने की जरूरत। इसलिए साथियों हमने ये निर्णय किया, वो चाहे लड़ने की जरूरत। इसलिए समाज के अंदर बड़े पैमाने पर जागरण करने के लिए साथियों हमें काम करना होगा। अगर पूना पैक्ट ने ये जो सारी समस्याएं पैदा की है, आज हमारी हजारों मौलिक समस्याएं हैं, अत्याचार की समस्याएं हैं, और ये समस्याएं होने के बाद में भी हमारा समाधान नहीं हो रहा। इसका कारण क्या है साथियों? दुनिया में कमजोरों की समस्या का कोई समाधान नहीं होता। कमजोर दुनिया में इंसाफ कायम नहीं कर सकते, कमजोर दुनिया में न्याय हासिल नहीं कर सकते। अगर हमें अपनी समस्या का समाधान करना है, एक और एक ही तरीका है शक्ति निर्माण करने का। तो शक्ति निर्माण करने के लिए साथियों हमने कार्यक्रम बनाया कि इस देश के 6,000 जाति के लोग, जिन जातियों को ब्राह्मणों ने तोड़ा है, जाति के नाम पर तोड़ा है, उन 6,000 जाति के टुकड़ों को जोड़कर बहुजन समाज, मूल्यवासी समाज बनाने का कार्यक्रम करना होगा। मान्यवर ने जो कार्यक्रम रखा था पूना पैक्ट को खत्म करने के लिए, अल्पकालीन कार्यक्रम बनाया था, दीर्घकालीन भी कार्यक्रम बनाया था, और परमानेंट योजना भी बनाई थी। वो सारे काम बाकी है, वो करने पड़ेंगे। सामाजिक कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। सामाजिक कार्रवाई के लिए समाज के अंदर ये शक्ति बनाने का काम करना होगा। सांस्कृतिक परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ना होगा। जब तक इस देश में सांस्कृतिक परिवर्तन की कोई लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी, इस देश की सत्ता संरचना में कोई मौलिक बदलाव नहीं होगा। वो काम भी साथियों में करना होगा। ये करने के लिए समाज के अंदर ये सारा संगठनात्मक नेटवर्क खड़ा करने की जरूरत है। सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए समाज के अंदर शक्ति निर्माण करने के लिए समाज को तैयार करने की आवश्यकता है, और इसके लिए साथियों ये सारा कार्यक्रम बनाया गया। आज इस अधिवेशन के माध्यम से साथियों मैं आप लोगों से उतनी ही बात रखूंगा। इस विषय के संदर्भ में और भी कुछ बातें हैं, लंच के बाद में उस विषय पर हम लोग बात करेंगे। मैं आप लोगों से इस सत्र में इतना ही आह्वान करता हूं कि देश की परिस्थितियों को अगर आप बदलना चाहते हो, परिस्थितियों पर नियंत्रण हासिल करना चाहते हो, एक और एक ही तरीका है, संगठनात्मक शक्ति का निर्माण करना होगा।
और संगठनात्मक तरीके से ही इस व्यवस्था के विरोध में लड़ने की प्रक्रिया करनी होगी। क्रांति केवल संघर्ष से आएगी, समझौते से इस देश में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मान्यवर कहा करते थे, संघर्ष से लाल पैदा होते हैं और समझौते से दलाल पैदा होते हैं। दलालों का बंदोबस्त करके नया नेतृत्व समाज के अंदर निर्माण करना होगा। उसकी लड़ाई लड़ने के लिए समाज को तैयार करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ साथियों मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय। साथ ही